आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपनी शादी के हवाले से कुछ ख्वाब होते हैं और अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है, लेकिन मेरी शादी रवायती शादियों से ज़रा मुख्तलिफ थी। ये शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे शोहर और मेरे ससुर ही थे। मेरा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे सीधा अपने शोहर के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं स्टेज पे दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने। एक आम सी दुल्हन आने वाले वक्त के खौफ की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पे बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने शोहर के मुतल्लिक सारी सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे वो तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी हो, फिर क्यों इस पागल शख्स से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से हल्क खुश्क हो चुका था। मैं अपने घबराहट पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा शोर अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वो आकर मेरे करीब बेड पर बैठ गया और मुझे कहने लगा, अपना घूंघट उठाओ। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने शोर के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर अमल किया और अपना घूंघट खुद ही उलट दिया। घूंघट उलटते ही जैसे मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर टिकटकी लगाए मुझे देखता रहा। और फिर न जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम उठकर कमरे से मुलिक टेरिस पे चला गया। मेरा नाम कश्फ है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। घर में मेरे अलावा अम्मी अब्बू और एक छोटा भाई ही थे। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके लाहौर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी। यहाँ पे मेरे जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से। यहाँ पे अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आते थे, इसलिए मैं शुरू ही से अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अभी यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट्स के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बना दिया था उसके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में कराची से एक लड़का जो माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया, उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसका चर्चा फैल गया। वो इतना खूबसूरत और हैंडसम था कि हर लड़की उससे बात करने की ख्वाहिशमंद रहती थी। मैंने भी जब पहली नज़र उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन वो तो एक ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपने जज्बात को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने तो जुनैद मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार जुनैद मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर मुमकिन तौर पर पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट्स में भी मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वो बात भी ना करता था। कुछ लड़कियां तो हसद करने लगी थी और कुछ मुझे कहने लगी कि जुनैद तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात का एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस जुनैद के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था और वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी जिसका बाप एक सब्जी फरोश था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही न हुई। ना मैंने कभी जुनैद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ना ही कभी जुनैद ने मुझसे मोहब्बत की कोई फालतू बात की। आज हमारी यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज जुनैद नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो क्यों नहीं आया। हमने कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी और आज आखिरी दिन भी वो आ न सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकत उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ अरसे बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। अब्बू को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हो गया और वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही था, साथ साथ मुख्तलिफ टेस्टों के दौरान पता चला कि अब्बू के 2 बाल बंद हैं
और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारे इतने वसाइल नहीं थे कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। वक्ती तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवाकर अब्बू घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने की तलकीन की। अब्बू अब ज्यादा घर पे ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी काम पे चले गए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अब तो अब्बू भी खुद ही कहने लगे कि जब तक सेहतयाब नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वो खत्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर भी बदल लिया और कम किराए पर ये घर ले लिया। अम्मी का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो काम करे, लिहाजा मुझे ही बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले पहल तो मैं अब्बू की ही सब्जी की रेहड़ी निकाल कर घर के बाहर लगा ली। रोजाना सुबह अम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आती और घर के बाहर रखकर बेच देती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे। हमारे रोजमर्रा के खर्चात तो पूरे हो जाते थे, लेकिन अब्बू के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? लिहाजा मैंने फैसला किया, अम्मी को इस बारे में आगाह किया। अम्मी ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पे डटी रही और मैंने अब्बू से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते ही अब्बू का दिल बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे हवाले से कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटे की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। अब्बू को इजाज़त देते ही मैंने अगले ही दिन मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के इश्तहार देकर बहुत जगहों पे अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीना मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी ना मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पहले ही नौकरी के सिलेक्शन हो गई हो और ये इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह मेरी नौकरी लग गई। तनख्वाह अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया और कहने लगे, मिस कश्फ, आपका जितनी काबिलियत है, जितना अच्छा आप काम करती हैं, उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह और ओहदा कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझे ये सवाल किया तो मैं थोड़ा गड़बड़ा गई कि हाँ बोलूं या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया। तो वो कुछ देर मुझे गहरी नजरों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी तनख्वाह और दीगर मुराद बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ताउन करें। बॉस ने कहा। तो मैंने उलझन भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और पूछा, ताउन कैसा सर? तो वो बड़ी कमीनी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस कश्फ, आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसलिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे काम पे। मैं गुस्से से ये कहती हुई दफ्तर से बाहर आ गई। पीछे से वो कमीना बॉस मुझे आवाजें ही देता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपना आप इतना बेबस और बेमोल लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और बेबस लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क के किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर अम्मी ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ काशू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और अम्मी को सारी बात सच सच बता दी। अम्मी ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया। वो कहने लगी, बेटा अब तुम घर से निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। अम्मी ने उसके बाद मुझे बहुत समझाया और अब मैं काफ़ी हद तक बहल गई थी। अगले दिन मैं एक नए अज़्म और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्द ही मेरी किस्मत मुझे जेके इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत बेहतर थी। इसमें तनख्वाह भी ज़्यादा थी और एक एंड ड्रॉप की सहूलत भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पे काम करते हुए मुझे 3 माह हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। अगरचे दफ्तर में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा।
शायद वो दफ्तर आता ही नहीं था। कुछ मैं भी अपने काम से काम रखती थी, लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने खातिन वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। उसने कहा था कि जो लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी, तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे उस बॉस की ये बात अच्छी नहीं लगी। न जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था, लेकिन फिर मुसलसल ये बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की उस बॉस के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मुसलसल ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं अब्बू का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार अब्बू ठीक हो जाएं तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग ये ख्याल झटक देता, दिल और दिमाग की जंग जारी थी। और फिर दिल जीत गया और मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए और उसी वक्त जुम्मा का दिन निकाह के लिए मुकर्रर कर दिया। मैंने घर आकर अम्मी से बात की तो अम्मी तो सुनकर शौक में चले गईं। वो मुझसे नाराज हो गई। अब्बू का रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ ना था। दोनों ने मुझे इस काम से बाज रहने के लिए कहा, लेकिन मैं अब ठान चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था जिनके साथ मैं अब्बू का इलाज करवा सकती थी। उसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। अम्मी अब्बू एक दो दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से गुजर चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और जुम्मा का दिन आन पहुंचा। सादा सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया। मैंने अभी तक अपने शोहर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन इस नाम के तो बहुत से लोग होते हैं, और फिर ये जुनैद वो जुनैद तो हरगिज नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाते थे, जबकि ये तो न जाने कौन पागल और साइको है। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई और फिर जब मैंने कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने जुनैद की तरफ देखा तो बड़ी गहरी और मोहब्बत पाश नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुका दिया, लेकिन फिर उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो? क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है? मेरी बात सुनकर जुनैद ने एक गहरा सांस भरा। वो कहने लगा, मैं जब कराची से माइग्रेट होकर लाहौर यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ ये डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी, उन सब मॉडर्न और फैशन की मारी लड़कियों में जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था। तुम बिल्कुल मुनफरिद और मुख्तलिफ नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने अबाया पहना हुआ था और बहुत मुकद्दस और बाहिजाब लग रही थी। मैं कुछ लम्हे ठिठक कर तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी शरीक हयात बनाना है। और ये सोच आते ही एक सुकून सा रगों पे में उतर गया। तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल कराची से पापा ने मुझे बुलवाया ही इसलिए था। मैंने उनसे तुम्हारा जिक्र किया, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही जैसी किसी बिजनेस क्लास फैमिली में मेरा रिश्ता करना चाहते थे ताकि अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकें। मैं उनकी इस बात से इख्तिलाफ करता, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसीलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था। इसलिए दानिस्ता तौर पर मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी थी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर तो झुका दिया था, लेकिन इसके बाद मैं चुपचाप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे तोहफे देती और मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन मुझे अब ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो।
मैं बहुत मायूस हुआ। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। उसके बाद जैसे खुद से बेजार हो गया था। इन्हीं दिनों में इसी कैफियत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी कंसर्ट में ले के जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उससे साफ साफ इनकार कर दिया कि वो मुझे बार बार तंग न करे। उसको मेरा इनकार अपनी इंसल्ट लगा और उसने अपने पापा से मेरे रवैये के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना रवैया बेहतर करना होगा, वरना उसके बिजनेस को भी नुकसान होगा और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ना तो मैं उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही मैं अपने रिश्ते को बेहतर किया। नतीजतन हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ वक्त दिया। पापा चाहते थे हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्द ही वो हमारी शादी पक्की कर दें, लेकिन मैं बेजार सा घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर आऊं जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते थे, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ अरसे बाद अब पापा को भी तशवीश होने लगी थी। वो गाहे बगाहे मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब तो वो बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे रहते। खैर मेरा ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था कि अभी मेरे लिए कोई रिश्ता न देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक्त दें। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। पापा अपने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और बेजार देखते तो उन्हें अच्छा न लगता। वो अक्सर मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुलवा लेते ताकि मैं खुश हो सकूं, लेकिन मैं वक्ती तौर पर तो बहल जाता और फिर बाद में उसी कैफियत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद आखिर पापा ने हार मान ली और मुझे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढो। अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करना पड़ेगी। मैंने पापा की शर्त मान ली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारा पुराने मोहल्ले में भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वो गलत निकला। तुम्हारे अब्बू के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था, इसलिए क्या पूछगछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ खबर ना हुई। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ पापा ने मुझसे तुम्हारा पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा कि वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा ने जैसे ही खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस जुम्मे तुम्हारा निकाह पक्का कर दिया है, जुम्मा को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी दरियाफ्त नहीं किया। तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। जुम्मा को निकाह के वक्त तैयार हो गया। निकाह के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, लेकिन न जाने कितनी कष्ट दुनिया में होंगी मैं ये सोच कर रह गया। और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद कुदरत में हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था। और देख लो आज हम एक हैं। जुनेद ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह में और जुनेद बहुत खुशबाश अंदाज में अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ कुछ देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गईं। शायद वो भी जुनेद की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और अब उसे कुछ देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम मिलकर नाश्ता करने लगे। जुनैद थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे पेश कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से जुनैद की इस अमल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और जुनैद ही हकीकत से वाकिफ थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और जुनैद ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे जुनैद शादी करना चाहता था। पापा को भी हकीकत का इल्म नहीं था, इसलिए वो हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक जुनैद पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कश्फ को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना।
इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी, जुनैद से कहते हुए उठकर पापा के गले लगे। पापा की आंखें भीग गई। वो कितनी देर जुनैद को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे जुनैद की मामा का ख्याल आया तो मैंने उससे पूछ भी लिया, जुनैद आपकी मामा कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में सुना नहीं और ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा की मुख्तलिफ ममालिक की तस्वीरें घर में जा बजा लगी हुई हैं। मेरी बात सुनकर जुनैद फीकी सी हंसी और कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें ये सच भी बताता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों खानदानों का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक वायदा थी, जिसे उन दोनों ने बखूबी तस्लीम किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज्यादातर मसरूफ रहती। वो क्लब जाती, पार्टीज करती रहती और पापा हर वक्त अपनी बिजनेस को 2 जमा 5 करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में मोहब्बत नहीं थी। इसी दौरान न चाहते हुए भी कहीं मैं भी पैदा हो गया था। हालांकि मम्मी को बच्चे नहीं चाहिए थे, वो अभी अपने पैरों में किसी किस्म की जंजीर नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। मेरे पैदा होने के कुछ दिन तक मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर इनके दरमियान वही झगड़े दोबारा सर उठाने लगे। मम्मी को एतराज होता कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को एतराज होता कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। यूँ आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस वक्त 5 साल का हो चुका था। इन्हीं दिनों मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने के कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई न कोई मम्मी से मिलने वाले के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभार तो मम्मी ये हाथ उठाने की भी कोशिश करते, लेकिन एक तो वो नशे में होते और दूसरा मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक देती। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला वो भागे भागे मम्मी के पास चले आए और मम्मी की मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो उसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही और उनके ऊपर नए नए इसका भूत सवार था। वो पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया था। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा को मम्मी को 50% शेयर वापस करना पड़ा। पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको ये सारा बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से मोहब्बत थी या क्या था? पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर से मम्मी की एक एक चीज फेंकवा दी थी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी थी। मेरे ऊपर इन जगहों का बहुत असर हुआ था। मम्मी की बेवफाई और रोज रोज के झगड़े मुझे औरत से मुतनफिर करते गए थे। मैं इस तरह की जिंदगी अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही अपनी जिंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे न घर का ख्याल हो, न अपने शोहर, न बच्चे का। जिसे ये तो पता हो कि शाम को तैयार होकर उसने क्लब जाना है, लेकिन ये पता ना हो कि शाम को उसका बेटा शोहर क्या खाएंगे। जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए थी। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मेरी तवज्जो और मेरी मोहब्बत की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बना के रखे और जब अपने घर वापस आऊँ तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर इस्तकबाल करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वो औरत हो जो मेरी जिंदगी में ये सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत सी लड़कियां देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वो सब भी मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह ही उनके नजरियात थे, उनकी जिंदगी भी मम्मी की जैसी ही। मैं आहिस्ता आहिस्ता से सबसे बेजार होता गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। और जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे पता चला कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। जुनैद ने ये कहते हुए मोहब्बत से मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने भी सरशार होकर उसके सीने से सर लगा लिया। मुझे मालूम था कि जुनैद की मोहब्बत और साथ हमेशा के लिए है और आगे जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां हैं।
कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।